हेलो एवरीवन। ग्राफ नंबर्स पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं और फर्स्ट ग्राफ नंबर दैट वाज क्रोमेटिक नंबर उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग इंडिपेंडेंस नंबर दैट इज द सेकंड ग्राफ नंबर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार आपको फिर भी स्लाइड में दिखा देता हूँ, ओके, ताकि आपको सब याद आ जाए। ये देखो भाई, क्रोमेटिक नंबर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंडिपेंडेंस नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो चलो स्लाइड पे जंप करते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस नंबर को। अच्छा, इंडिपेंडेंस नंबर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे को बेसिक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंस नंबर को स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो पहले हमारे को समझना है व्हाट इज इंडिपेंडेंस सेट। अच्छा, याद क्या रखना है आपको, इंडिपेंडेंस सेट को हम लोग स्टेबल सेट भी कहते हैं, को क्लिक भी कहते हैं और एंटी क्लिक भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या है ये, देखो मैंने लिखा हुआ है सेट ऑफ पेयर वाइज, प्लीज ये ध्यान रखना है आपको, इट इज सेट ऑफ पेयर वाइज नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट का मतलब एज नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, है ना। तो नॉन एडजेसेंट मतलब क्या होगा भाई, नो एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस, बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द सेट। इन द सेट हमारे पास एक सेट ऑफ वर्टिसेस है। ठीक है, कोई हमारे पास ऐसे समझो कोई ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए मैंने कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस लिखे हुए हैं। अब खास बात क्या है कि जो आपने सेट लिखा है ना, इनमें से आप कोई भी दो वर्टेक्स उठा लेना, कोई भी दो वर्टेक्स मतलब कोई भी एक पेयर उठा लेना, उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए भाई, ये बात है। तो सिंपल बात भी, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को उठाना है आपको बस, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि सेट ऑफ पेयर वाइज नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस और नो एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द सेट। अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा ए बी और ई, ये देखो भाई, ए यहाँ है बी यहाँ है, अब देखो ए और बी में एज है ना, बस वहीं से काटा लगा देना, दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा, दूसरा ए डी सी, अब देखो भाई ए पकड़ा और फिर डी पकड़ा, ए और डी में कोई एज नहीं थी। अच्छा, अगला मैंने सी पकड़ा, तो अब सी के लिए क्या देखना होगा भाई, पेयर वाइज का है ना, तो ए और सी में कोई एज नहीं होनी चाहिए थी, सी और डी में भी कोई एज नहीं होनी चाहिए थी। समझ पा रहे हो ना। देखो आपने पहले ए पकड़ा, मैंने आपकी बात मान ली, फिर डी पकड़ लिया, ए और डी में कोई एज नहीं है, फिर आपने सी पकड़ा है, तो सी को आपको दोनों के साथ देखना है भाई, ए और डी दोनों के साथ कहीं कोई एज नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर आप, क्योंकि पेयर वाइज का है ना इसलिए, है ना, हर एक पेयर को चेक करना पड़ेगा। फिर आपने एफ को इंक्लूड करा है। अब जब एफ को इंक्लूड करेगा तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनेगी, एफ को आपको ए के साथ भी देखना है, डी के साथ भी, सी के साथ भी। देखो भाई, एफ और ए में कोई एज नहीं है, एफ और डी में कोई एज नहीं है, एफ और सी में कोई एज नहीं है, तो फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पे पेयर वाइज नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस मैंने लिखा है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट सेट। पकड़ गए। ए और ई की बात करना, ए और ई देखो भाई कोई एज नहीं है इनके बीच में, बात बिल्कुल ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट सेट। ए ई जी, ए पकड़ो, ई पकड़ो और जी पकड़ो, देखो भाई ई, अब ये टेंशन देगा ना, देखो ई और जी आपस में एडजेसेंट है, काटा लगा दो भाई, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट सेट। सिंगल वर्टेक्स ए, एक बात ये ध्यान रखो, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। मैंने आपको क्या कहा था भाई, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठाना, हमने एक सेट लिखा है, सेट ऑफ वर्टिसेस उठा के हमने लिखा है, देखो आपने सेट ऑफ वर्टिसेस उठा के लिखा है। अब इस सेट ऑफ वर्टिसेस में से आपको कोई भी पेयर उठाना है और आपको क्या कहना है, उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई पेयर है ही नहीं, तो मैं करूं क्या, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट सेट, आपको याद रखना है। ठीक है, सिंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट सेट। थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पेयर, कोई भी पेयर आप उठाते थे उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ पे हम सारी की सारी कहानी सिंपल ग्राफ में ही चलते हैं, आपको पता होगा, है ना, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बार बार, सिंपल ग्राफ में ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना दिया जाए तो हम जनरली सिंपल ग्राफ के साथ ही हम अपना काम करते हैं। अच्छा, तो अब एक बात जरा ये समझो, सिंपल ग्राफ है तो सेल्फ लूप आने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से ये देखो, ये सेट अगर कोई वर्टेक्स ए होता, सेल्फ लूप होती, तो मैं कह सकता था कि हम कह रहे हैं कि ए और ए को आपने पकड़ा है और उसके बीच में एज निकल आई एंड सॉन, ये सब फालतू की बातें हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सेल्फ लूप जब है ही नहीं तो हम करें क्या, समझ पा रहे हो। तो सिंपल बात ऐसे करो, ए आपने वर्टेक्स पकड़ा, कोई एज नहीं है ना, वही बात खत्म होगी हमारी, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो सिंगल वर्टिसेस विल ऑलवेज बी एन इंडिपेंडेंट सेट, ये याद रखना है आपको, नोट करके लिख देता हूं मैं नीचे। ठीक है, ये अभी यूज करूंगा मैं आगे, आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे डोमिनेशन सेट के बारे में पढ़ेंगे, डोमिनेशन नंबर पढ़ेंगे, वहां पे फिर ये सब चीज आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, सिंगल वर्टेक्स, सिंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज, single vertex is always a independent set, is always an independent set। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कोई एज ही नहीं है ना, सिंपल बात वहीं खत्म करो। कोई भी पेयर उठाया, ये ट्रिवियली ट्रू हो रहा है, ऐसे समझ लो ट्रिवियली ट्रू हो रहा है ना, कोई पेयर ऑफ वर्टिसेस उठाया, उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए थी। अब कोई पेयर है ही नहीं तो मैं करूं क्या, है ना, ए को ही आपने पकड़ लिया, चलो 2 बार पकड़ लिया, कोई एज नहीं है ए और ए के बीच में, वही बात खत्म हो गई।
ठीक है, दैट्स इट। क्लियर हो गया आई थिंक सब लोगों को, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेट, बस आपको ये बात अपने माइंड में फिट करके रखनी है अच्छे से। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये बात आपके मन में आ सकती है कि सर व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज को क्लिक और एंटी क्लिक। क्लिक क्या होता था, याद है आप लोगों को? क्लिक होता था जी अ कंप्लीट ग्राफ एज ए सब ग्राफ ऑफ ए गिवन ग्राफ, है ना। तो क्या खास बात होती थी क्लिक की? इट इज अ सब ग्राफ, पहली बात तो ध्यान रखना है, इट इज अ सब ग्राफ। दूसरी बात, इट इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ एज ए सब ग्राफ ऑफ ए गिवन ग्राफ इज नोन एज क्लिक। थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाना चाहूं, मैथमेटिकली समझाना चाहूं, तो क्लिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास वर्टिसेस का एक सेट हम लोग उठाएंगे ग्राफ में से, है ना। जैसे सपोज कर लो मैंने एक सेट ऑफ वर्टिसेस उठाया यहां से, ये देखो जैसे मैंने उठाया ई एफ और जी, ठीक है, ये पेयर ऑफ वर्टिसेस मैंने सॉरी एक सेट ऑफ वर्टिसेस मैंने उठाया। अब आप इसमें से कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठाना, उनके बीच में एज प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एज शुड बी प्रेजेंट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, सो इन द सेट। ठीक है, क्लिक का मतलब क्या है? हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर, और ये जो सेट ऑफ वर्टिसेस आपने उठाए हैं, कोई भी पेयर उठा लेना इन वर्टिसेस का, इन इस सेट में से कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लेना, एज प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज नोन एज क्लिक। दोबारा से बोलता हूं, जो जनरल डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी क्लिक क्या होता है भाई? इट इज नथिंग बट अ कंप्लीट ग्राफ एज ए सब ग्राफ ऑफ ए गिवन ग्राफ। ठीक है, तो सब ग्राफ होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं क्लिक को क्या कह सकता हूं? हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है, हमने कोई ग्राफ था, उसमें से मैंने सेट ऑफ वर्टिसेस उठाए हैं। अब इस सेट ऑफ वर्टिसेस की खास बात क्या है? आप इसमें से कोई भी पेयर उठा लेना, उनके बीच में एज जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। बात समझ रहे? जैसे देखो ई एफ के बीच में एज है, एफ जी देखो एफ जी के बीच में एज है, ई जी देखो ई जी के बीच में एज है। तो आप कोई भी पेयर उठा सकते हो। देखो तीन वर्टिसेस हैं, तीन वर्टिसेस हैं, तो तीन पेयर बनेंगे। कैसे कैसे? ई एफ जी और ई जी, देखो भाई सबके बीच में एज है। तो यही हमारे पास क्लिक वाली कहानी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इंडिपेंडेंट सेट मैंने क्या कहा है, बिल्कुल इसका अपोजिट कहा है। मैंने क्या बोला? कोई भी पेयर उठा लेना, एज नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने इसको को क्लिक कहा है। को मतलब कॉम्प्लीमेंट क्लिक या एंटी क्लिक, एंटी है, क्लिक का बिल्कुल एंटी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, इसलिए हम इसको को क्लिक या एंटी क्लिक कहते हैं, किसको? इंडिपेंडेंट सेट को। तो क्लिक वाली बात क्या है भाई? पेयर ऑफ वर्टिसेस उठाओ आप लोग, कोई भी ग्राफ है उसमें से सेट ऑफ वर्टिसेस उठाओ, सॉरी अच्छे से बोलो, पेयर नहीं सेट बोलो। हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें से आप सेट ऑफ वर्टिसेस उठाओ, और क्या खास बात होनी चाहिए? उस सेट के अंदर जितने भी वर्टिसेस है ना, आप कोई भी पेयर उठा लेना, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लेना, उनके बीच में एज प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज क्लिक। और अगर एब्सेंट होगी, दैट इज इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, सिंपल बात इतनी बोलूंगा कि ये देखो, जैसे क्लिक की क्या खास बात होगी? अगर आपने कोई भी पेयर उठाया, उसमें आज ना निकली, तो फिर वो क्लिक नहीं होगा। ऐसे इंडिपेंडेंट सेट में आपने कोई भी पेयर उठा लिया, उसके बीच में आज निकल आई, तो फिर वो इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। बहुत मैथमेटिकली मैंने चीजें बोल दी हैं, प्लीज मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। ये जो अभी मैंने दो बातें बोली है ना, इनको बहुत ढंग से अच्छे से लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा फायदे करेगी आपको। ठीक है, क्लिक की क्या खास बात होती है? आप कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लेना, जो भी आपने सेट उठाया है, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लेना, उनके बीच में अगर एज ना निकली, तो वो क्लिक नहीं है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट सेट की क्या खास बात है? कोई आपने सेट लिखा हुआ होगा, कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा लेना, अगर उनके बीच में एज निकल आई, तो फिर वो इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, इसलिए मैं इसको कॉम्प्लीमेंट क्लिक या एंटी क्लिक कह देता हूं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। अच्छा जी, और स्टेबल सेट क्यों कहते हैं? इसके लिए भाई ये बहुत मैथमेटिकल टर्म है, इसको मारो गोली, इसमें मार को पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपको ज्यादा सेंस नहीं समझ में आएगी। तो रियल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको जरूर बताता। ठीक है जी, तो इंडिपेंडेंट सेट समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट सेट को क्लिक या एंटी क्लिक, सिंपल बात। इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या है भाई? हमारे पास सेट है वर्टिसेस का, आपके पास कोई ग्राफ गिवन होगा, आप इसमें से एक सेट उठाएंगे, कोई भी सेट उठा सकते हो, सेट ऑफ वर्टिसेस उठा लो, और खास बात क्या होगी? कोई भी पेयर उठाना, एज नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, बस सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट, a set of pairwise non-adjacent vertices, that is known as independent set। I think मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, थोड़ा और छोटा करूँ। हाँ भाई ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लेना ना। और सिंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई आप लोगों को। नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब एक बार जरा मुझे यहाँ पे ये समझाओ। देखो एक और अब हमारे पास टर्म आएगी बड़ी अच्छी, दैट इज मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल, मैक्सिमल का मतलब समझते हो ना भाई? देखो मैंने लिखा भी हुआ है, मैक्सिमल मींस इवन इफ यू ऐड वन मोर वर्टेक्स, अगर आपने एक भी वर्टेक्स और ऐड कर दिया ना सेट के अंदर, हमारे पास पहले से एक इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, अब इस इंडिपेंडेंट सेट में अगर आपने एक भी वर्टेक्स और ऐड किया, तो फिर ये इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा। ये मतलब है मैक्सिमल का। मैक्सिमल मतलब खुद से पूरा मैक्सिमल है ये, है ना। मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, अब आप इसमें एक भी और वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी वर्टेक्स इसमें और ऐड किया, जो भी आपके पास ग्राफ था, इस ग्राफ के लिए आपने एक इंडिपेंडेंट सेट बनाया, अब उसके अंदर आप एक भी वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी वर्टेक्स ऐड करा,
तो वो यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे ना किसी के वो एडजेसेंट निकलेगा। जैसे सपोज कर लो ये एक वर्टेक्स आपने ऐड किया है, हमारे पास शुरू में समझ लो 3 वर्टिसेस थे, अब ये वर्टेक्स या तो इसके एडजेसेंट निकलेगा या इसके, और भी बाकी जितने भी वर्टेक्सेस बचे हुए हैं जो ग्राफ के अंदर है लेकिन आपने यहाँ नहीं लिखे हैं, तो आप कोई भी वर्टेक्स यहाँ से उठा करके यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे आप लिखोगे हमारी इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट से मैं पढ़ देता हूं। मैक्सिमल मींस इवन इफ यू ऐड वन मोर वर्टेक्स टू द सेट इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी इज डिस्टर्ब, दैट इज इट नो लॉन्गर रिमेन इंडिपेंडेंट सेट, वो अब इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा। अगर आपने एक भी वर्टेक्स ग्राफ का आपने एक भी वर्टेक्स उठा करके यहाँ लिखा तो इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा बस, या उसकी वही बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जानी चाहिए। चलो ठीक है जी, फटाफट बात करते हैं एडी। क्या ये आईएस मतलब इंडिपेंडेंट सेट और एमआईएस मतलब मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, बोलो भाई। इंडिपेंडेंट सेट एडी इंडिपेंडेंट सेट है, हाँ जी देखो भाई, ए और डी नॉन एडजेसेंट है, बात बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट सेट तो है। मैक्सिमल है क्या? अब देखो भाई एडी है, बी तो मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वही बात एडजेसेंट हो जाएगा। सी देखो ना तो डी के एडजेसेंट है ना ही ए के एडजेसेंट है, तो मैं सी ऐड कर सकता हूं इसके अंदर, तो इसका मतलब मैक्सिमल नहीं है। मैक्सिमल का मतलब क्या होता है, मैं इसमें और कुछ भी ना ऐड कर पाता। अब ए ई की बात करो, क्या ये इंडिपेंडेंट सेट है? देखो ए और ई इंडिपेंडेंट है, मतलब सॉरी ए और ई नॉन एडजेसेंट है, फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट सेट है। अब क्या ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है? देखो भाई ए बी ऐसे समझो, देखो ए और ई थे ना, जो जो वर्टिसेस बच गया एक एक करके घुसाने की कोशिश करो सेट के अंदर। ए और ई तो हमारे पास थे, बी नहीं था, तो बी को घुसाने की कोशिश करो। बी को क्या आप इसके अंदर घुसा सकते हो? नहीं, क्योंकि ए और बी एडजेसेंट निकलेंगे। अब डी को घुसा सकते हो? नहीं, क्योंकि ई और डी एडजेसेंट निकलेंगे। सी नहीं, ई और सी। एफ नहीं, ई और एफ एडजेसेंट निकलेंगे। जी ई और एफ, ई और जी एडजेसेंट निकलेंगे। नहीं बात बनने वाली। आप ग्राफ का कोई भी वर्टेक्स उठा करके इस सेट के अंदर नहीं घुसा पा रहे हो, दैट मींस दिस इज फर्स्ट क्लास मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। पास में आ गई, ठीक है जी। अब बी ई की बात करो भी, देखो फटाफट से, बी और ई देखो नॉन एडजेसेंट है, हाँ जी इंडिपेंडेंट सेट तो है ही है। क्या मैक्सिमल है? हाँ जी देखो भाई बी, अब देखो ए बी और ई में, बी और ई आपने पकड़ा तो ए अभी तक नहीं पकड़ा, तो ए की बात करो, क्या मैं इस सेट के अंदर घुसा सकता हूं? नहीं, क्योंकि बी और ए एडजेसेंट निकलेंगे। अच्छा डी नहीं, सी नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, क्योंकि सभी ई के एडजेसेंट है, बात नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है, मतलब मैं इसमें कोई भी और वर्टेक्स ऐड नहीं कर पा रहा। जैसे मैं कोई भी वर्टेक्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ ग्राफ से उठा करके, कोई भी वर्टेक्स में इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, हमारी मैक्सिमल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो भाई अगला देखो भाई, ए डी और सी। ए डी और सी, पहली बात तो ये देखो भाई सारे के सारे यू कैन से नॉन एडजेसेंट है ना, तो ए और डी में कोई नहीं है, डी और सी में, ए और सी में, ठीक है, फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट सेट है ये। मैक्सिमल है क्या? ए डी और सी। बी तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि जैसे बी ऐड करूंगा दिक्कत होगी। ई ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ई डी और सी के जैसे निकलेगा, बात नहीं बनेगी। एफ ऐड कर सकता हूँ, ए डी सी एफ यहाँ पे ऐड कर सकता था, क्योंकि जैसे ही एफ को ऐड करूंगा, एफ ना तो डी का एडजेसेंट है, नहीं सी के, नहीं ए के, तो ये मैक्सिमल नहीं है। ए डी सी एफ की बात करें, देखो भाई ए डी सी और एफ ये सभी के सभी देख लो पेयर वाइज नॉन एडजेसेंट है, पर कोई भी किसी के एडजेसेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सेट है ये। चेक कैसे करना है भाई? पहले ए को पकड़, सॉरी, सबसे पहले आप ए को पकड़ोगे, तो उसके बाद आपने डी को पकड़ा, डी को जैसे ही पकड़ा आपने, ये देखो भाई ए और डी आपस में नॉन एडजेसेंट निकले। सी को पकड़ा आपने, सी को ए, ये देखो दोनों साथ देखा नॉन एडजेसेंट निकला, कोई टेंशन पैदा नहीं हुई। एफ को पकड़ा, एफ को पकड़ने के बाद आपने ए के साथ देखा, डी के साथ, सी के साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो एडीसीएफ हमारा इंडिपेंडेंट सेट निकल आया। क्या ये मैक्सिमल है? चेक करो भाई, एडीसीएफ आप ले चुके हो, इसके अलावा देखो भाई बी बचता है, बी ए के साथ एडजेसेंट निकलेगा, बात नहीं बनेगी। अच्छा जी, ई देखो डी के साथ निकलेगा, बात नहीं बनेगी। जी देखो एफ के साथ एडजेसेंट निकलेगा, बात नहीं बनेगी। तो फर्स्ट क्लास ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। अच्छा जी, ए डी सी जी प्लीज, ये आप अपने आप चेक कर सकते हैं, ए डी सी और जी ये निकलेगा। प्लीज ज्यादा मेरे से मत बोलो, आप टाइम पास होगा कुछ नहीं, आप चेक कर सकते हो, अपने होमवर्क है ये आपके लिए, देख लेना भाई आराम से निकलेगा। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुई, हम अब समझ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाने चाहिए। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट इज नॉट यूनिक। देखो बहुत सारे मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट मैंने आपको दिखाया, देखो ए ई बी ई ए डी सी एफ ए डी सी जी इज नॉट यूनिक। इंडिपेंडेंट सेट, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑल्सो नॉट यूनिक, मैंने बहुत सारे आपको दिखाए हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं है। अच्छा, और मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत बड़ा होगा, ये भी आपको याद रखनी है। ए ये तो बहुत छोटा सा सेट है लेकिन फिर भी मैक्सिमल निकल आया, बीई बहुत छोटा सा सेट है फिर भी मैक्सिमल निकल आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमल का मतलब बहुत बड़ा ही होगा। ऐसे ही एडीसीएफ तो मैं मानता हूं भी बहुत बड़ा था, एडीसीजी भी बड़ा सा सेट था और वो मैक्सिमल निकल आया। बट मेन बात क्या है कि ऐसे में सोचना कि छोटा सेट है तो वो मैक्सिमल नहीं होगा भाई, हो सकता है, इट एंटायरली डिपेंड्स। क्लियर होगी बात? चलो अब देखो भाई, अब मैं ये जो मैंने सारी बातें बोली हैं सब लिखी हुई आगे, मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखो इंडिपेंडेंट सेट इज यूनिक, नो, मैंने भी आपको दिखा दिया कहां से यूनिक निकला भाई इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा जी, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं, मैंने अभी आपको दिखा दिया। लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक है क्या? लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट देखो भाई, लार्जेस्ट ये है,
ADCF और ADCG, इससे बड़े आपको नहीं मिलेंगे। 5 वर्टिसेस यहां से आप नहीं उठा सकते, आप चेक करके देख लेना, मैं आप यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। आप 5 वर्टिसेस कैसे भी उठा लेना, 5 वर्टिसेस वो इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनने वाले, 4 का ही बनेगा। तो ये लार्जेस्ट था, तो देखो भाई यूनिक नहीं है, ठीक है। लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं होता। हाँ, अब आएगी मेन बात, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, ये 100% यूनिक है। और वो लार्जेस्ट साइज कितना निकल के आया भाई, 4 निकल के आया है, और इसी को हम लोग इंडिपेंडेंस नंबर कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा इंडिपेंडेंस नंबर एग्जैक्टली क्या है। देख लो, लगभग मैंने 10 से 15 मिनट लगा दिए हैं बैकग्राउंड बनाने में। अब ढंग से आपको बातें सारी समझ आएंगी कि इंडिपेंडेंस नंबर एग्जैक्टली क्या है। तो इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है भाई, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट एंड इट इज ऑलवेज यूनिक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो भाई करो नोट डाउन फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट इज नोन एज इंडिपेंडेंस नंबर। लिख लो फटाफट इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे से मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लो बस। कर लिया? चलो भाई, कुछ भी यूनिक नहीं है, सिर्फ साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक आया है। लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं आता, साइज उसका यूनिक आता है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस नंबर कह देते हैं। जैसे मैंने आपको क्रोमेटिक नंबर में बताया था, है ना, तो क्रोमेटिक नंबर हम सेट ऑफ कलर तो कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है, लेकिन उसका साइज यूनिक आएगा, दैट इज क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब, बिल्कुल वैसी ही बात है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, तो देखो भाई मैंने इंडिपेंडेंस नंबर की बीटा जी से मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, अलग अलग किताबें अलग अलग बातें यूज करती है, मैं सिर्फ बीटा जी यूज कर रहा हूँ। मैं नरसिंह देव की किताब को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें ये यूज किया हुआ, इसलिए मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है जी। अच्छा जी, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट दैट इज इंडिपेंडेंस नंबर, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ू आगे। और ये इट इज ऑलवेज यूनिक, ये लिख लेना भाई अच्छे से बात, इट इज ऑलवेज यूनिक फॉर ए ग्राफ, यूनिक फॉर ए ग्राफ, कोई भी ग्राफ आप दे दो उसके लिए यूनिक निकलेगा। आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ू, ठीक है जी। अब एल्गोरिथम तो फाइंड बीटा जी, एल्गोरिथम क्या क्या होगा, है ना, देखो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। हमारे को बीटा जी का मतलब क्या है, साइज निकालना है, लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट का साइज निकाल के बताना है, उसके लिए मैं अब आपको समझा रहा हूं। तो देखो भाई, हमारे को लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट निकालना है, स्मॉलेस्ट नहीं निकालना, लार्जेस्ट निकालना है। लार्जेस्ट निकालना तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को पेयर वाइज नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस चाहिए। तो कॉमन सेंस से समझो, आप कैसे स्टार्ट करोगे, देखो कोई ऐसा वर्टेक्स पकड़ोगे जिसकी डिग्री सबसे कम है, या कोई ऐसा वर्टेक्स पकड़ोगे जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले सबसे ऐसा वर्टेक्स पकड़ता हूं जिसकी डिग्री सबसे कम है, जैसे ये ए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके एडजेसेंट वर्टिसेस पे कांटे लगा दूंगा, ए की एडजेसेंट था, मैंने इस पे कांटा लगा दिया, ए को मैंने अपने सेट में इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, फिर वही बात है, मैं फिर छोटा मतलब जो भी सबसे छोटी डिग्री होगी वर्टेक्स की, उसको पकड़ूंगा, है ना, समझ पा रहे हो। देखो, या तो चूज कर सकता था मैं सबसे छोटा डिग्री वाला वर्टेक्स या सबसे ज्यादा वाला। अगर आपने सबसे ज्यादा वाला पकड़ लिया तो आपके पास ऑप्शंस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने सबसे पहले ई को पकड़ा होता, तो ई को पकड़ते ये देखो एफ जी डी और सी, इन सब पे आपको कांटे लगाने पड़ते, क्योंकि सारे इसके एडजेसेंट थे। तो obvious सी बात है, आप लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट तक ना पहुंच पाते, आप स्मॉलेस्ट तक पहुंचते, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिग्री वाले वर्टेक्स को अगर आपने पकड़ा तो उसके सारे एडजेसेंट को काटोगे एंड सो ऑन, उसको अगर आप इंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो आप स्मॉलेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट तक पहुंचोगे। लेकिन मेरे को स्मॉलेस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लार्जेस्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे को किससे शुरू करना चाहिए था भाई, सबसे छोटे डिग्री वाले वर्टेक्स से। तो इसलिए मैंने ए को पकड़ा जिसकी डिग्री 1 थी, और मैंने उसके ए के एडजेसेंट बी को काट दिया, ठीक है जी। अब सेम प्रोसेस में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, देखो बी सी एफ जी सबकी 2-2 डिग्री है और ई की 4 डिग्री है। तो इन चारों में से आपका जो मन कर रहा है आप उसको पकड़ दो, ई को बस मत पकड़ना, क्योंकि अगर आपने ई को पकड़ोगे तो फिर सब पे कांटा लग जाएगा और कोई आप ऐड नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो, ई को जैसे आप ए के साथ आपने जैसे ई को ऐड कर दिया तो इन सब पे कांटे लग जाएंगे, आप नहीं और ऐड कर पाओगे, बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं छोटे छोटे वालों को पकड़ूंगा पहले, समझ गए। तो डी को मैंने पकड़ा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा जी, डी को अगर मैंने पकड़ लिया तो बी पे ऑलरेडी काटा था, ई पे साथ साथ काटा लग जाएगा, तो मैंने डी को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये ई वाला चक्कर में हटा रहा हूं मैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ए पकड़ लिया, अब आप डी पकड़ चुके थे। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो साथ साथ डी पे भी क्रॉस लगाओ, क्योंकि अब इसका भी काम खत्म है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर चुके थे। अच्छा जी, अब आप बात करो सी की, देखो सी के जो भी एडजेसेंट है आप उस पे ऑलरेडी कांटे लगा चुके हो, और सी तो ऑब्वियस सी बात है हम सी को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सी को आप अगर इंक्लूड करते हो तो देखो ये नॉन एडजेसेंट है ना भाई। देखो जो भी आपने, देखो पहले ए को पकड़ा था तो आपने बी पे कांटा लगा दिया था, तो बी को तो हम वैसे ही नहीं पकड़े, उसको हम उड़ा चुके हैं। उसके बाद फिर जो भी मिनिमम वाले थे मैंने उनमें से पकड़ना था, तो मैंने डी को पकड़ लिया। डी को जैसे पकड़ा तो उसके एडजेसेंट पे मैंने कांटे लगा दिए। अब हमारे पास फ्री छूट है। फ्री छूट कैसे, इन द सेंस ये देखो, या तो सी पकड़ो या एफ पकड़ो या जी पकड़ो, जो आपका मन कर रहा है, क्योंकि तीनों ही 2-2 डिग्री के हैं। तो मैंने पहले सी को पकड़ लिया। अब जैसे मैंने सी को पकड़ा तो इसके नॉन एडजेसेंट पे मैं कांटे लगाऊंगा, तो वो वही सॉरी, इसके एडजेसेंट पे मैं कांटे लगाऊंगा, इसके एडजेसेंट बी और ई थे वो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, छोड़ दो इसको।
अब बात बचती है जी एफ और जी की। तो अब आपका जो मन करे आप उसको पकड़ लो। सपोज कर लो मैंने एफ को पकड़ लिया, एफ को जैसे पकड़ा मैं एफ के एडजेसेंट जी होगा तो उस पर काटा लगाऊंगा, तो फाइनली अब हम और नहीं बढ़ पाएंगे। तो एडीसीएफ आ गया हमारे पास लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, इसका साइज आप गिन सकते हो 4, तो 4 इज द आंसर फॉर बीटा जी। तो फाइनल कंक्लूजन जो हमारे एल्गोरिथम है बहुत सिंपल है, छोटे से छोटे डिग्री वाले वर्टिसेस को पकड़ते जाना है, पकड़ के उसके एडजेसेंट वालों पे कांटे लगा देने हैं, फिर आगे और जो छोटे डिग्री वाला मिल रहा है उसको पकड़ो, फिर उसके एडजेसेंट पे कांटे लगाओ, एंड सो ऑन, ऐसे आपको चलना है। तो एडीसीएफ आपको एक मिल चुका है। अगर आप और चाहते थे तो मैं आपको और दिखा देता हूं। ठीक है जी, मैं पहले एक बार ये फटाफट से ग्राफ दोबारा बना लूं, ठीक है, तो फिर हम फायदा कर पाएंगे। हाँ जी, तो ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है जी। आप देखो वही वही सेम कहानी, सबसे पहले शुरुआत आप कहां से करोगे जी? शुरुआत तो मैं ए से करूंगा क्योंकि ये सबसे छोटा डिग्री का वर्टेक्स है। तो ठीक है जी, मैंने सबसे पहले ए को पकड़ लिया, अब ए के आगे फिर मैंने बी पे कांटा लगा दिया। अब हमारी चॉइस थी डी सी एफ जी, जो आपका मन करे वो पकड़ लो। सपोज कर लो मैंने पहले सी को पकड़ लिया, जैसे मैं सी को पकड़ूंगा तो सी पे कांटा लगाऊंगा और उसके एडजेसेंट जो भी थे उस पे कांटा लग जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास फिर आगे चॉइस क्या है भाई, मैं जो चाहूं दो डिग्री वाले, देखो भाई डी एफ और जी, ये तीनों ही दो डिग्री के थे, जो आपका मन करे आप वो पकड़ लो। मैंने सपोज कर लो पहले एफ को पकड़ लिया, चलो पहले मैंने जी को पकड़ लिया, ठीक है जी, जी को पकड़ लिया। तो जैसे आपने जी को पकड़ा उस पे कांटा लगाओगे और उसके एडजेसेंट जितने भी थे सब पे कांटे लगाओगे, तो ये दो एडजेसेंट उस पे कांटे लगा चुके हैं। अब आपके पास फिर वही बात है, 2 डिग्री वाला कोई बच रहा है? हाँ जी बच रहा है, मतलब दो क्या, जो भी मिनिमम डिग्री का वर्टेक्स बच रहा है जिसपे आपने कांटा ना लगाया, हाँ जी, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या एक ही बच रहा है, तो आप डी को इंक्लूड करोगे। जैसे आप डी को इंक्लूड करोगे तो उसके आगे जो भी एडजेसेंट थे कोई है ही नहीं, और तो हम काम खत्म करेंगे। ए सी डी जी डी, ये एक और हमारे पास मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट निकल आया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने एक बार और आपको करा दी, नहीं तो मेरे को और कराने की जरूरत नहीं थी। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, आप इस एल्गोरिथम को चला सकते हैं। तो ओनली की थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जो क्रक्स है, जो जड़ है, वो जड़ सिर्फ यही है, सबसे छोटे डिग्री वाले वर्टेक्स को पकड़ना, उसके एडजेसेंट को काट देना, फिर आगे आगे बढ़ते जाना, छोटे छोटे को पकड़ते जाना और उनके एडजेसेंट को काटते जाना, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। नोट डाउन कर लो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कोई आपको लग रहा है कि सर हमारे को एक आधा क्वेश्चन और सॉल्व करवाओ, तो लो भाई मैं इसको आपको सॉल्व करा देता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है जी। तो अब देखो ए और सी दो चॉइस, क्योंकि देखो बी और डी की तो 3-3 डिग्री है, ए और सी की 2-2 डिग्री है, तो ए और सी आप दो चॉइस है, दोनों में से आप जिसको पकड़ना चाहते हो वो पकड़ लो। सपोज करो मैंने ए को पकड़ लिया, जैसे ही मैं ए को पकड़ूंगा इसके नॉन एडजेसेंट पे, इसके एडजेसेंट वालों पे कांटा लगा दूंगा, इस पे कांटा, इस पे कांटा, और ए ऑलरेडी आप इंक्लूड कर चुके हो, कांटा लगा चुके हो। अब ए की बचता है सी, तो आप इसको इंक्लूड करोगे, दैट्स इट। तो इसका बीटा जी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, याद रखना है साइज ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मत भूल जाना। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यूनिक नहीं होता भाई, ऐसे मत बोल देना साइज ऑफ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट इज इंडिपेंडेंस नंबर, नो 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 नो, क्योंकि मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट इज नॉट यूनिक, ठीक है, और अलग अलग साइजेस के अवेलेबल है आपके पास, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, तो इसलिए आपको क्या पकड़ना है, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। तो इसका आंसर 2 आ रहा है, एंड सो ऑन। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को इसको और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए ठीक है जी, तो छोटे छोटों को पकड़ते जाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, तो सिंपल क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। एल्गोरिथम टू फाइंड बीटा जी, नोट डाउन कर लो, बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है जी। अब ये बड़ी अच्छी बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरम है, क्या कह रही है, तारे बना लो इस पे, गेट एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है इस पे। बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन अपॉन के जी, के जी मतलब क्रोमेटिक नंबर, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के आया था। बीटा जी मतलब साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, साइज ऑफ क्या, बोलो फटाफट मेरे साथ साथ बोलो, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट सेट, size of largest maximal independent set, that is beta g, beta g should be greater than or equal to n upon kg, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जो हम इंडिपेंडेंस नंबर कह रहे हैं, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस नंबर भी कह रहे थे ना, हाँ, तो इंडिपेंडेंस नंबर विल बी एट लीस्ट, इंडिपेंडेंस नंबर विल बी एट लीस्ट n अपॉन के जी का सीलिंग फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में, कितना होता है एटलीस्ट, है ना, और या फिर क्रोमेटिक नंबर और इंडिपेंडेंस नंबर में क्या रिलेशन है, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है भाई, ये रिलेशन आई है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो सपोज कर लो हमारे पास ना n इज इक्वल टू 9 है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं जी, 9 वर्टिसेस का मेरे पास ग्राफ है, होगा कोई भी ग्राफ, मैंने लिया नहीं है, 9 वर्टिसेस का कोई ग्राफ है। अच्छा, और के जी उसके लिए 3 आया है,
मतलब क्रोमेटिक नंबर 3 आया है। 3 आया है तो इसका मतलब क्या, सपोज कर लो आपने 3 कलर चूज करोगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 वर्टिसेस का ग्राफ था उसके लिए आपने 3 कलर से उसको कलर कर दिया, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जो भी ऑब्वियसली रेड वाले नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, नॉन एडजेसेंट। जिनको भी आपने ग्रीन कलर दिया होगा वो भी नॉन एडजेसेंट, जिनको भी आपने ब्लू दिया होगा वो भी नॉन एडजेसेंट। इनमें क्या रिलेशन है उनको मारो गोली। ठीक है, मेन बात क्या है कि रेड वाले सारे नॉन एडजेसेंट, ग्रीन वाले सारे नॉन एडजेसेंट, ब्लू वाले सारे नॉन एडजेसेंट। अच्छा, और रेड और ग्रीन वाले देखो, थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि रेड और ग्रीन वाले, जैसे देखो ये और ये वर्टेक्स, कोई जरूरी नहीं है कि ये एडजेसेंट रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि इसको आपने रेड कलर दिया, इसको आपने ग्रीन कलर दिया, तो ये वर्टेक्स पक्की बात है सर एडजेसेंट रहेंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सपोज कर लो मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे एग्जांपल खोजने हैं, और मैं आपको बार बार समझाता हूं, आजकल एमएसक्यू आ रहे हैं, एमएसक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये देखो, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, अब कंफर्म है इसको आप ब्लू तो नहीं दोगे, आप रेड दे सकते हो। आप एक बात ये देखो, इसको ग्रीन दिया हुआ है और आपने इसको रेड दिया हुआ है, डिफरेंट कलर्स है दोनों के, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट ही रहते? नहीं बेटा, नॉन एडजेसेंट थे, फिर भी इनको डिफरेंट कलर मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा गेट एग्जाम में कि अगर हमारे पास कोई दो वर्टिसेस हैं, हम प्रॉपर कलरिंग की कहानी करें, दैट मींस नो टू वर्टिसेस कैन हैव सेम कलर, और प्रॉपर कलरिंग की हम लोग कहानी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वी हैव टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, इज इट नेसेसरी दैट दे विल गेट द सेम कलर? नो। नॉन एडजेसेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उनको कलर सेम मिलेगा, डिफरेंट कलर भी दिया जा सकता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और क्रोमेटिक नंबर की हम बात करें कि मिनिमम कलर से हम उनको कलर कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? हम मैं ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वी वांट टू कलर अ ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स एंड वी वांट टू यूज प्रॉपर कलरिंग। नाउ टू वर्टिसेस आर नॉन एडजेसेंट, hence they should get the same color so that we get the minimum number of colors. No, ये बात बिल्कुल गलत है। सेम जो नॉन एडजेसेंट है उनको हम सेम कलर ही देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ठीक है, मतलब हम डिफरेंट कलर देने के बावजूद भी हम मिनिमम कलर्स वाली कहानी कर पा रहे हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है? वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार चीजें बोलूंगा तो टाइम पास होगा और कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको चीजों के प्रूफ देता हूं। आप लोगों को लगता होगा कि सर प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट होते, लंबे वीडियो हो जाते हैं एंड सुन, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रूफ, क्योंकि जब आप चीजों की प्रूफ करते हो ना, तो ऐसे ऐसे क्रिस्प वाले पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, जब हम, क्योंकि हम डाइव डीप करेंगे कंसेप्ट में, और इतने ब्यूटीफुल पॉइंट्स निकल के आएंगे जिससे गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा। ठीक है, अब प्रोफेसर इसी बात पे क्वेश्चन बना के देंगे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था। कहां से निकले हैं? ये मेरे एक्सपीरियंस से निकली हैं सारी बातें, और आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं प्रूफ के बिना चीजों को मत पढ़ो भाई। मैथमेटिक्स बिल्कुल बकवास हो जाएगी अगर आपने बिना प्रूफ के पढ़ा तो चीजों को। ठीक है, प्रूफ से बहुत नए नए कंसेप्ट और बहुत अच्छी अच्छी बातें क्लियर होती हैं, और मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब आप चीजों को प्रूव कर लेते हो ये थ्योरी ढंग से सारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद जितने क्वेश्चन, जैसे मर्जी क्वेश्चन आप यहां से बनाओगे, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने पूरी जड़ को पकड़ा हुआ है, पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। एडिशन का कंसेप्ट आपको ढंग से आता है, मैं बार बार समझाता हूं, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब भी पढ़ा था। अब आपको मैं कितने भी बड़े नंबर दे दूं, कैसे भी नंबर उठा के दे दूं, कितना मर्जी ट्विस्ट कर दूं, एडिशन में आप कभी गलती नहीं करोगे, आप करके आओगे, क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर है, जड़ आपने पकड़ी हुई है। वही चीज यहाँ है भाई, कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है, जड़ आपने पकड़ी हुई है, कैसा मर्जी क्वेश्चन घुमा दे प्रोफेसर, आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूं, प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रूफ के चीजों को मत पढ़ना, रोट लर्निंग मत करना, क्योंकि अगर आपने चीजों को बिना प्रूफ के कर लिया तो आपने 10 से 12 तरीकों के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और आप बड़े खुश हो रहे हो कि आहा हो गया। अगर 13th क्वेश्चन आ गया, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको करके आओगे, और तभी आपके मन में आता है कि गेट एग्जाम इज वेरी अनसर्टेन एग्जाम, हमारे को नहीं पता हमारी रैंक आएगी कि नहीं, हम मेहनत करें ना करें एंड सो ऑन। महा बकवास बातें सारी, गेट से सर्टेन एग्जाम कोई नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ढंग से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, चीजों को प्रूफ के साथ पढ़ो, बड़े आराम से रैंक आएगी। कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता इस बात से। ठीक है जी, चलो ठीक है, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं और अपनी बात पे अपना काम करते हैं। तो समझ में आ गया सब लोगों को? अगर डिफरेंट कलर दे दिया आपने दो वर्टिसेस को, जैसे ये इतनी बात कंफर्म है, रेड वाले सारे के सारे नॉन एडजेसेंट होंगे, ग्रीन वाले सारे सारे नॉन एडजेसेंट होंगे, ब्लू वाले सारे नॉन एडजेसेंट होंगे, बट रेड और ग्रीन, ग्रीन और ब्लू, रेड और ब्लू, इनके बीच में मैं कोई रिलेशन नहीं दे सकता। वो एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो तो देखना पड़ेगा भी ग्राफ कैसा है एंड सो ऑन।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, अब मेन बात पे आते हैं। हमारे पास 9 वर्टिसेस थे, आपने 3 सेट में बांटे हैं और ये सब आपस में नॉन एडजेसेंट हैं। अब सिंपल बात इतनी करो, देखो इसलिए मैं कहता था, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला था कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ो, लॉजिक पढ़ो, इनके बिना कोई सब्जेक्ट करोगे तो आप परेशान होगे। अब जो मैं कंसेप्ट बोलूंगा शायद आपको परेशानी आएगी, बेटर है आपको कॉम्बिनेटोरिक्स देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे घुसाऊंगा क्या, पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा, 9 हमारे पास पिजन है, ठीक है जी, और ये 3 हमारे पास पिजन होल्स हैं। तो पक्की बात है, जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा, पक्की बात है किसी ना किसी होल में एटलीस्ट, क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 9/3 का सीलिंग फंक्शन पिजन जरूर रहे होंगे। मतलब समझ में आया। दोबारा से देखो भाई, पिजन होल्स क्या है, ये कलर्स है रेड ग्रीन ब्लू, और पिजन क्या है भाई, 9 मतलब वर्टिसेस। मैं एक बार ढंग से लिखता हूं, ठीक है जी, पिजन्स क्या है भाई, वर्टिसेस है, पिजन है जी वर्टिसेस, और पिजन होल क्या है जी, कलर्स है। तो इसका मतलब मैंने यहां पे क्या बोला आपको कि ये देखो 9 पिजन्स हैं और 3 पिजन होल हैं, तो किसी ना किसी होल में कम से कम 9/3 का सीलिंग फंक्शन, मतलब कम से कम 3 पिजन जरूर रहे होंगे किसी ना किसी होल में। प्लीज ध्यान से समझो इस बात को। ये सब चीजें अब देखो, पिजनल प्रिंसिपल अगर आपको नहीं आता, कॉम्बिनेट और इसकी प्लेलिस्ट उठा के आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे चीजें रिपीट करूंगा तो टाइम पास होगा और कुछ नहीं। ठीक है, प्लीज बेसिक सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कोशिश करो पकड़ने की। अगर मेरे पास 9 पिजन है और 3 पिजन होल है, तो कम से कम किसी ना किसी पिजन होल में 3 पिजन जरूर रहे होंगे, किसी ना किसी होल में कम से कम 3 पिजन जरूर रहे होंगे, एटलीस्ट 3 पिजन, एटलीस्ट 3 पिजन मतलब 9/3 का सीलिंग फंक्शन पिजन जरूर रहे होंगे। तो आप पिजन हमने वर्टिस माना हुआ था, पिजन होल हमने कलर को माना हुआ था, तो मतलब कम से कम मेरे पास 3 वर्टिसेस ऐसे रहे होंगे जिनको हमने सेम कलर दिया होगा। बस इस बात को पकड़ो। तो at least 3 vertices, at least 3 vertices will have same color, will have same color। बस मेरा काम हो चुका है। अगर आप पकड़ चुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। एटलीस्ट 3 वर्टिसेस वाला सेम कलर मतलब क्या होगा, सेम कलर मतलब नॉन एडजेसेंट, मतलब कम से कम 3 वर्टिसेस नॉन एडजेसेंट जरूर रहे होंगे, और कम से कम 3 वर्टिसेस नॉन एडजेसेंट रहे होंगे तो मतलब पक्की बात है जी, बीटा जी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन के जी का, n अपॉन के जी का सीलिंग फंक्शन। बीटा जी क्या है भाई, साइज ऑफ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। तो बड़े से बड़ा आप इंडिपेंडेंट सेट जो बना रहे होगे उसका साइज को हम लोग बीटा जी कहते हैं ना। हाँ जी, तो बस वही चीज है ना। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट क्या रहेगा, कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा ना। बात समझाई कि नहीं आई है। मैंने क्या कहा भाई, एटलीस्ट 3 वर्टिसेस वाला सेम कलर, मतलब कम से कम 3 वर्टिसेस ऐसे जरूर रहे होंगे जिनका कलर सेम रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास बीटा जी रहेगा, क्योंकि बीटा जी क्या है भाई, लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट का साइज, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम पास होगा। थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से भी सोचना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट बोल रखा है भाई। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या बोला कि कम से कम 3 वर्टिसेस ऐसे जरूर रहे होंगे जिनका कलर सेम रहा होगा। और अगर 3 कलर तीन कम से कम 3 वर्टिसेस रहे होंगे जिनका कलर सेम रहा होगा, इसका मतलब वो 3 नॉन एडजेसेंट रहे होंगे, और वो अगर 3 नॉन एडजेसेंट रहे होंगे तो पक्की बात है वो इंडिपेंडेंट सेट रहा होगा, और वो मैक्सिमल भी हो सकता है। और उसका हम क्योंकि लार्जेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो पक्की बात है बड़ा या बराबर होगा इसके। इस बात को समझो, क्योंकि हम लार्जेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो 3 से बड़ा या बराबर रहा होगा। अब ये भी बात भी तो समझो ना, वही बात है, पिजन प्रिंसिपल की सारी कहानी मेरे को रिपीट करनी पड़ जाएगी। मैं एक्चुअली वो चाह नहीं रहा हूं। जैसे सपोज कर लो, थोड़ा सा कर दो रिपीट। चलो देखो भाई, 7 अगर मेरे पास ऐसे समझो, देखो 7 पिजन्स हैं, 7 पिजन्स हैं और 3 पिजन होल है। तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई, पिजन होल नंबर 1, पिजन होल नंबर 2, पिजन होल नंबर 3, ठीक है जी, या होल लिखता हूं, ठीक है, होल नंबर 1, होल नंबर 2, होल नंबर 3। तो आप देखो भाई 7 पिजन है ना, तो कोशिश करो इनको बाइफरकेट करने की, पिजन होल, पिजन 1, पिजन 2, पिजन 3, फिर पिजन 4, पिजन 5, पिजन 6, और फिर पक्की बात है पिजन 7 को तो आना ही पड़ेगा इन तीनों में से किसी न किसी होल में। तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई, 7/3 का सीलिंग फंक्शन, इट कम्स आउट टू बी 3। और यही 3 हम कह रहे थे कि किसी ना किसी होल में कम से कम 3 पिजन जरूर रहे होंगे। हाँ, अब यहां से आप ये बात भी बोल सकते थे कि होल नंबर 1 में मैंने 3 डाले हैं, हो सकता था होल नंबर 1 में मैं 4 डाल दूं, या 5 डाल दूं, या 6 डाल दूं, या 7 के 7 डाल दूं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये कौन मना कर रहा है भाई मेरे को।
बात समझ आ रही? सिंपल बात है एकदम, कोशिश करो इस बात को समझने की। तो यही पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि कम से कम 3 पिजन तो रहेंगे किसी ना किसी होल में, और 3 से ज्यादा भी रह सकते थे ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी। तो बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन अपॉन योर के जी। ओके, दिस इज के जी ना। हाँ, क्रोमेटिक नंबर। ओके, तो क्रोमेटिक नंबर अगर हमारे पास 3 आया तो 9/3 दैट इज 9/3 का सीलिंग फंक्शन, इट कम्स आउट टू बी 3। तो बीटा जी जो होगा वो 3 या 3 से ज्यादा जरूर रहा होगा। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 3 वर्टिसेस ऐसे रहे होंगे जिनको आपने सेम कलर दिया होगा, मतलब वो नॉन एडजेसेंट रहे होंगे। अब वो नॉन एडजेसेंट रहे होंगे तो इंडिपेंडेंट सेट जरूर बनेगा। और आप लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट की बात कर रहे हो तो हो सकता है वो लार्जेस्ट हो या ना हो, उससे बड़ा भी हो सकता था। तो इस क्योंकि कोई ऐसे भी हमारे पास सेट हो सकता, तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा ना भाई। हो सकता था मैंने शायद 4 वर्टिसेस को रेड कलर दे रखा हो, 3 को ना दियो 4 को दिया हो, तो 4 बन सकता था हमारे पास मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, और वो लार्जेस्ट हो सकता था। इसलिए इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन अपॉन के जी। ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करे आपको समझाने की, फिर भी डाउट आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं जितनी बार मर्जी बोलूं टाइम बर्बाद होगा, वीडियो बहुत ज्यादा अननेसेसरी का लंबा हो जाएगा। ठीक है जी। तो नाना करते करते मैंने पिजन प्रिंसिपल को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे सीलिंग फंक्शन क्यों आ रहा है, 7/3 का हम लोग सीलिंग फंक्शन क्यों लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सब कंसेप्ट मैंने आपको पहले सब बता रखा है। कॉम्बिनेटोरियस स्टोरेज की प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, जिसने पिजनहोल प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उसके लिए यहाँ पे काफी हद तक टाइम बच गया होगा, क्योंकि मैंने सारा वही सब एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप सोचोगे आपको उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। मैं जितना मर्जी बोलूं टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, और जिन बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं वो शायद इरिटेट भी होंगे। तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से इस चीजों को सोचने की कोशिश करो, आपको अपने आप से इसका प्रूफ मिल चुका होगा, आई थिंक सो। ठीक है जी, बस मेन बात क्या है, हमने पिजनहोल प्रिंसिपल का यूज किया इसमें और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, यहां तक कर लो नोट डाउन, और उसके बाद यहां तक कर लो। ठीक है जी, और उसके बाद ये भी कर लो। ठीक है जी, चलो अब बस इसका जो मैंने प्रॉपर प्रूफ है वो स्टेप्स वाइज मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो भाई, इंट्यूटिव प्रूफ मैंने लिखा हुआ है, देखो आराम से पकड़ो। देखो, if n is equal to 9, kg is equal to 3, then 3 different colors are used, and hence we can have 3 different set of vertices, and vertices in each set are non adjacent, है ना। जैसे 9 vertices थे तो मैंने रेड ग्रीन ब्लू ऐसे बना लिया। अच्छा जी, तो आगे देखो मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पिजनहोल प्रिंसिपल देयर exists at least one set whose size is 9/3 का सीलिंग फंक्शन, दैट इज n upon kg का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं, बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/kg का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, n/kg का सीलिंग फंक्शन तो पिजनहोल प्रिंसिपल से निकल आया कि हमारे पास ऐसा एक सेट जरूर होगा जिसमें कम से कम इतने रहेंगे, एटलीस्ट n/kg वर्टिसेस रहे होंगे। बात समझ रहे हो ना, वही बात है, 9/3 का सीलिंग फंक्शन एटलीस्ट इतने रहा होगा। मैं बार बार एटलीस्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था। देखो 7 पिजन 3 पिजन होल, तो कम से कम एक ऐसा होल होगा जिसमें कम से कम 3 पिजन जरूर रहे होंगे। 3 से ज्यादा भी रह सकते थे, इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, कम से कम 3 जरूर रहे होंगे, इतनी बात है। तो बस उसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन करा है, तो थिंक क्लियर हो गया सब लोगों का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पिजनहोल प्रिंसिपल देयर इज एटलीस्ट वन सेट whose size is ग्रेटर देन इक्वल, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, whose size is greater than equal to 9/3, that is n/kg का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल मत करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/3 कहना। ठीक है, मैंने पीछे भी शायद ये लिखा था। हाँ, तो मैंने यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने शायद बोला था आपको एटलीस्ट 9/3, आपको याद आ रहा हो, है ना। हाँ ठीक है, तो बस उसी के हिसाब से फिर हमने बोल दिया बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/kg का सीलिंग फंक्शन। ठीक है, तो कम से कम इतना, आई थिंक बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपको क्लियर होगा व्हाई बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना। ठीक है ना, क्योंकि हम लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट की कहानी कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं यहाँ तक आई थिंक कर लिया था। हाँ, इसको भी नोट डाउन करो। तो दैट्स इट, इंट्यूटिव प्रूफ भी हमारा कंप्लीट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिपेंडेंस नंबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट नंबर की कहानी करेंगे, आई थिंक नॉमिनेशन नंबर है, तो उसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ, बट जाते जाते मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे सपोज कर लो हम आपको बोल देते कि हमारे बिना ग्राफ दिए ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, ये तो फायदा ना ग्राफ थ्योरी के, वन लाइन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस 9 है ना, क्रोमेटिक नंबर आपके पास 3 गिवन है, और आपसे पूछ सकते थे इंडिपेंडेंस नंबर बताओ क्या होगा, इंडिपेंडेंस नंबर बताओ क्या होगा, इंडिपेंडेंस नंबर बताओ क्या होगा। गेट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे जी, थ्योरम लगाओगे, बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/kg का सीलिंग फंक्शन। तो बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/3 का सीलिंग फंक्शन। तो बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बीटा जी शुड बी एट लीस्ट 3, ये बात ध्यान रखना, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो हमारे को देखना पड़ेगा,
एटलीस्ट 3 तो जरूर रहेगा ही रहेगा, इतनी बात हमारे को पता है, क्योंकि ग्राफ नहीं दिया हुआ ना। ग्राफ देते तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता बीटा जी क्या है, ठीक है। ग्राफ नहीं दिया तो मैं कैसे बताऊं भाई, है ना। तो बीटा जी शुड बी एटलीस्ट 3, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ओके जी, तो इंडिपेंडेंस नंबर एटलीस्ट, ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में। ऐसे रफली नहीं बोलेगा बीटा जी बता दो, बीटा जी मैं कैसे बता दूं भाई, ग्राफ तो दिया नहीं आपने, है ना। तो n इज 9, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप समझ जाना भाई, इंडिपेंडेंस नंबर और क्रोमेटिक नंबर में रिलेशन पूछ रहा है आपसे। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंस नंबर एंड क्रोमेटिक नंबर, तो आप ये क्या कहेंगे, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंस नंबर एंड क्रोमेटिक नंबर। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, काफी क्वेश्चन भी आया गेट एग्जाम में, ठीक है जी। चलो एक बात बस मेरे मन में और आ रही है, उसके बाद फिर मैं लेक्चर अपना कंप्लीट करूंगा। देखो कई बारी ये क्वेश्चन आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर इसको गलत पढ़ाते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। इंडिपेंडेंस नंबर मतलब बीटा जी, ठीक है, बीटा जी ऑफ के एन कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस क्या होगा जी, ठीक है। आपको लगेगा ये देखो, जैसे हमने कंप्लीट ग्राफ बनाया 4 वर्टिसेस का, तो आप बोलोगे कि सर इसका बीटा जी तो 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप कोई भी पेड़ उठा लो, आप कोई भी पेड़ उठा लो, उनके बीच में तो एज प्रेजेंट है। लेकिन एक बात जरा ये समझो, इसलिए मैं आपको थ्योरम्स पढ़ाता हूं और इसलिए उनका प्रूफ देता हूं और इसलिए इतना टाइम लगाता हूं चीजों पे। देखो भाई, पीछे हम अभी क्या बताया गया, बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन अपॉन के जी। तो एक बार जरा ये समझ जरा, यहाँ पे बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन अपॉन के जी का सीलिंग फंक्शन, मैं अभी आपको थ्योरम पढ़ा के आया हूं ना, मैथमेटिकली पहले तो बता रहा हूं, फिर मैं आगे इंट्यूटिव प्रूफ भी दूंगा। एन एन यहाँ पे देखो भाई 4 वर्टिसेस हैं, अच्छा जी। और क्रोमेटिक नंबर आपको पता है भाई, कंप्लीट ग्राफ के लिए हमेशा एन रहता है, के एन है अगर, तो क्रोमेटिक नंबर विल बी एन ओनली फॉर द ग्राफ, फॉर कंप्लीट ग्राफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे 4 वर्टिसेस है तो 4 आएगा, है ना, क्रोमेटिक नंबर विल बी 4। तो बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 अपॉन 4 का सीलिंग फंक्शन इज 1 ओनली, तो बीटा जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 नहीं हो सकता मैथमेटिकली, तो मैंने प्रूव कर दिया, तो मतलब डायरेक्टली बीटा जी 1 आएगा। अच्छा, अब थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करें, या यू कैन से कंसेप्चुअली या इंट्यूटिवली कैसे देखें। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप बीटा जी निकालना चाह रहे हो तो इंडिपेंडेंट सेट निकालोगे आप, है ना। इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पे क्या होगा भाई, ए भी नहीं ले सकते, ए सी ए डी कोई भी नहीं ले सकते आप लोग, क्यों, क्योंकि आप कोई भी पकड़ोगे, कोई भी 2 वर्टिसेस आप पकड़ते हो उनके बीच में तो एज है, तो आप नहीं पकड़ सकते। तो आप ऐसे पकड़ सकते थे, ए ले सकते थे, अकेला बी ले सकते थे, अकेला सी ले सकते थे, अकेला डी ले सकते थे। आई थिंक मैंने आपको अभी शुरू में ही जो पहली स्लाइड है आप वो चेक करो, मैंने आपको अभी समझाया था अच्छे से कि सिंगल वर्टेक्स वाला जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट सेट होता है ना। सिंगल वर्टेक्स अगर आपने लिखा है तो ये देखो मैं लिखा था, सिंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेट, तो बस वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप यही पकड़ सकते हो, ठीक है जी। ये देखो आप यही ले सकते हो इंडिपेंडेंट सेट, ये तो है ही है ना, ब्लाइंडली है और ट्रिवियली है, ब्लाइंडली बोलो या ट्रिवियली बोलो, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ए से ए पे एज नहीं है, बी से बी पे एज नहीं, सेल्फ लूप वाली कहानी थोड़ी है यहाँ पे। तो बस ठीक है, आई थिंक बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट सेट क्या आ रहा है भाई, अच्छा जी, अब यही हमारा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट भी है, क्योंकि आप ए के साथ कोई भी और वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी वर्टेक्स ऐड करते हो तो फिर वही बात है, वो एडजेसेंट निकलेगा एंड सो। तो ये सारे के सारे मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट भी हैं। अच्छा साइज बता दो भाई, इन सब का साइज क्या है भाई, 1 है, तो बस वहीं से हमारी बात खत्म हो जाएगी। तो इट विल बी बीटा जी विल बी इक्वल टू 1 हियर, ठीक है जी। कोई भी कंसेप्ट ये क्लियर नहीं करता भाई, सब 0 0 बोलेंगे, किसी से पूछ लेना, सब बताएंगे कंप्लीट ग्राफ का इंडिपेंडेंस नंबर 0, वहां बकवास बात है भाई, 1 होता है, मैंने अभी आपको प्रॉपर प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबको, नोट डाउन करो, दैट्स इट। तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट अपना ग्राफ नंबर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डोमिनेशन नंबर। नोट डाउन करो इसको फटाफट, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ डोमिनेशन नंबर क्या ना, शायद तो हमने डोमिनेशन नंबर ही पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, हाँ ठीक है, डोमिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप तब तक फॉर द टाइम बीइंग आप चीजें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है जी। चलो ये सब कर लो नोट डाउन, और जो एक स्लाइड हमारी बची थी, हाँ ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।